नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आज आपके अपने कार्यक्रम हमारे प्यारे ओशो में सहृदय जोरदार स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है टैप मीडिया स्टूडियो के संचालक स्वामी आनंद शिव। अब तक इन्होंने कई व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए हैं और आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला है इनका इंटरव्यू लेने का और इनसे परिचित होने का। तो सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का स्वागत करना चाहूँगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज इनसे थोड़ा सा परिचित होंगे और जानना चाहेंगे और थोड़ा सा इनके जीवन के कुछ तथ्यों के बारे में समझेंगे कि कैसे ये ओशो से परिचित हुए, कैसे ओशो शब्द जो है इनके जीवन में आया, किस प्रकार से ओशो इनके जीवन में शामिल हैं और कैसे कैसे आज इन्होंने ओशो को एक मार्गदर्शक के रूप में भी अपने जीवन में शामिल किया और किस प्रकार से उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं अपने और भी कई सारे कार्यों को निभाते हुए। तो सबसे पहले तो स्वामी जी मैं जानना चाहूँगी कि ओशो जो एक शब्द है उससे कैसे परिचय हुआ आपके जीवन में, किस प्रकार आप रूबरू हुए, थोड़ा बताइए उसके बारे में। क्योंकि अधिकतर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि किसी के हाथ में कोई किताब आ गई, किसी ने कोई कैसेट सुन ली, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हुआ ये अनामिका जी की मैं लगभग 2006 में श्री रविशंकर जी के शिविर में गया। वहाँ पे मैंने बेसिक कोर्स किया, बड़े ध्यान से किया, जो चार्जेस होते वो दिया। फिर एडवांस कोर्स भी किया, लेकिन एडवांस कोर्स जब मैं कर रहा था मेरे को वहाँ पे एक व्यक्ति मिला। मैं पीछे खड़ा होकर ध्यान करता था, कोई किसी से मतलब नहीं रखता था। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा क्या नाम है आपका? मैंने नाम बताया अपना, शिव कुमार। उन्होंने कहा, कहता है जिस तरीके से आप करते हो, जितनी लगन से कर रहे हो, मैं आपको बताऊँगा आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं फिर? उसने कहा आपको ओशो को पढ़ना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा एकदम से नाम सुनते ही उस टाइम भी मेरे को हैरानी हुई कि नाम सुना हुआ है। मैंने कहा यार क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो उसने कहा कि कल मिलूंगा। मेरे को एकदम इतनी उत्सुकता हुई कि मैंने कहा पता नहीं कल क्या करेगा ये। कल अगले दिन वो मेरे को मिला और मेरे हाथ में 4-5 उसने मैगजीन ला के रख दी ओशो की। मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या दे दिया। घर गया, कुछ नहीं सोचा, ऐसे पढ़ने लग गया जैसे पता नहीं मेरे हाथ में क्या चीज आ गई। पढ़ रहा हूँ, पूरी रात में मैंने चारों की चारों मैगजीन चाट डाली, जैसे कह सकते हैं। एक एक शब्द को ऐसे पढ़ा। घरवाली भी कहती है क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा किसी ने दिया और उसने ये बोला है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, देख टाइटल देख क्या है, इतने अच्छे टाइटल कि प्रेम जो है उन्होंने ओशो ने बोला, उसमें लिखा था एक मैगजीन में, उसमें लिखा था कि प्रेम कब्जा नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। इतना अच्छा शब्द लगा कि क्या बात है। अगले दिन मिला, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा यार कमाल की चीज है, मैंने पढ़ लिया, कुछ छोड़ दे। उसने कहा मेरे घर आ जाना। मैं उसका एड्रेस लिया, उसके घर पहुंच गया। उसने मेरे को इकट्ठी 8-10 मैगजीन दे दी। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया। फिर मैं घर पे आया, फिर उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैंने कहा और अगर लेना हो तो क्या करूँ? उसने कहा यार कोई एड्रेस मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तुम वहाँ पे चले जाना, कहीं पे है, सफदरजंग की साइड में है। उसने सिर्फ इतना कहा, लेकिन मेरी किस्मत कि मेरे को उस मैगजीन में एक एड्रेस भी मिला राजयोग सेंटर का, कि आपको बुक्स लेनी है या कैसेट लेनी है तो आप यहाँ से लें। और आप ये समझ लो कि मैंने नहीं देखा, आप देखा ना था, मेरे को तो एड्रेस मिलती, मैंने कॉल करा मेरे को चाहिए, वो कहता है आप आ जाओ। और मैंने जो मेरे पास में थे, मैंने उस टाइम पे कैसेटें चलती थी, अब तो सीडी वीडी मिल जाती हैं, कैसेटें मैंने वहाँ पे जाके अंधाधुंध कैसेटें खरीद, जैसे मतलब कि भूखा होता ना, अरे मिल गई, जो लेना ले लो, पैसे जो खर्च लेने दे दो बस उसको। तो मैंने कैसेट वैसेट ले आया, टेप रिकॉर्ड में सुनने लग गए, बहुत अच्छा लगा। फिर ये समझ में आ गया, हाँ ओशो से मेरे को थोड़ा सा समझने लग गया, जुड़ने लग गया, दिल से लगने लग गया। अब आगे क्या कुछ समझ आया। फिर एक कार्यक्रम चलता था उस टाइम पे, आस्था चैनल पे आता था ओशो धारा वालों का, तो उसमें नीचे नंबर लिखे हुए थे। तो मैंने उसमें देखा, तो मैंने कॉल करा, वहाँ पे भी गया, एक दिन का वहाँ का देख के आया क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में मेरे को फिर समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर एक और मेरे को एड्रेस मिला वहीं पे ही कि लिखा था कि ध्यान करने के लिए यहाँ पे आएँ।
तो वो मैगजीन में ही था, वो राजयोग सेंटर के पीछे एक माँ थी, माँ प्रेमा, वो डालती थी ओशो ध्यान केंद्र के नाम से। तो मैंने फ़ोन करा, एक वहाँ पे एक संचालक थी मीरा जी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि मेरे को आना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है संडे को आप आ जाना। मैंने कहा एड्रेस भेज दो। कहते नहीं एड्रेस नहीं, आप अभी सफदरजंग में जो ना वहाँ पे आके इस जगह पे आके वहाँ पे फ़ोन करना, तो फिर हम आपको प्रॉपर समझा देंगे। फिर मैं गया, तो मेरा फर्स्ट डे जब मेरे को माँ प्रेमा मिली, मेरे से बोला नहीं जाता। देख पा रही हूँ स्वामी जी, मतलब अभी कह सकते हैं कि ओशो का नाम लेते हुए ही बिल्कुल भाव से भर चुके हैं। आप पानी देना भाई, स्वामी जी, थोड़ा सा आप इनको पानी दे दें। भावुक हो रहे हैं ना, वो कंट्रोल में हो जाए। तो माँ प्रेमा वहाँ की मेन चलाने वाली थी, ध्यान करवाने वाली। उनके सामने बैठे, उन्होंने मुझे कहा पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। क्या करते हो? तो माँ प्रेमा ने मुझे कहा क्या करते हो? मैं उस टाइम पे काम करता CPP का, कैपेटिव पावर प्लांट था मेरा। मैंने कहा ये काम करता हूँ, टाइम निकल जाता है। मैं कहा टाइम ही टाइम है मेरे पास, तो काम सेट हो चुका है, कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा संन्यास क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं कैसे लेते हैं। लेना है? मैंने कहा लेना है। कब? मैंने कहा जब आप कहो। कहते कल ले लो। मैंने कहा आज क्यों नहीं? कहते कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ फॉर्म भरना होता है, ये वो फॉर्मेलिटी होती है। मैंने कहा ठीक है। कहते कल आपका संन्यास करवाते हैं। अगले दिन मेरा संन्यास हुआ। बहुत रोना आया, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि वो आगे चक्र पे उंगली रखते हैं, बहुत रोए। तो वहाँ से तो मैं ओशो से मैं जुड़ा, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने जिनसे संन्यास लिया, क्या उन्होंने खुद ओशो से संन्यास लिया था? माँ प्रेमा ओशो की उन गिनी चुनी सन्यासियों में हैं जिन्होंने बहुत ओशो के साथ समय बिताया है। और उन्होंने जो अपने बारे में बताया था, और मैं जितना भी जानता हूँ कि बहुत उन्होंने गहरा ध्यान करा है। आज उन्होंने रुड़की में एक आश्रम बना रखा है, हरिद्वार में, डालूवाला के नाम में, और वहाँ पे इस टाइम पे संचालक के रूप में काम कर रही हैं। और वहाँ पे भी लोग जाते हैं, मैं वहाँ पे भी कभी कभार जाता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ओशो के नाम का मतलब होता है सागर से एक हो जाने का, मिलाने वाला, ठीक है। तो कहते हैं कि ओशो का जीवन काल बहुत छोटा रहा है, महज 60 सालों का ही रहा है। 1931 में उनका जन्म हुआ था, 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन महज 60 साल के जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी, जो कि अपने आप में एक अद्भुत अविश्वसनीय चीज है कि 1.5 लाख किताबें पढ़ना। तो एक ऐसे ज्ञानी और दिव्य पुरुष को हम कितने करीब से समझ सकते हैं अपने शब्दों में, या फिर आप अपने शब्दों में कैसे बताओगे कि ओशो है क्या? अभी आपने कहा कि ओशो ने लगभग 1.5 लाख किताबें, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं एक और हैरानी की बात बताऊं कि आज उनकी 650 किताबें जो हैं लोगों के सामने हैं। और वो 650 किताबें लोगों को एक बात मालूम चलनी चाहिए, वो उन्होंने लिखी नहीं है। लोग बस सोचते हैं लिखी हुई। कई लोग मेरे से पूछते हैं उन्होंने किताब लिखी, नहीं लिखी उन्होंने। आज हम 10 मिनट बोलते हैं तो हमारे शब्दों में 10 मिनट में कितने शब्द हम ऐसे बोल देते हैं जिनको हम दोबारा से बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे शब्द गलत निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो बोला वो किताबों में उतरा। यानी सोचो जरा हमारे सदगुरु कि शब्दों के ऊपर कितना जबरदस्त हम कह सकते हैं कि पकड़ थी, कि एक एक शब्द उनका लिखा गया उसमें, और कहीं पर कोई हम ऐसा नहीं कह सकते ये शब्द गलत उन्होंने बोल दिया। इतने होशपूर्वक हमारे ओशो थे। जैसा कि कहते हैं या हमारे आसपास में भी सुनने को मिलता है
कि जो लोग संन्यास से या अध्यात्म की ओर जुड़ते हैं उनका अपना निजी जीवन से थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपके साथ, चूंकि आप खुद एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो कैसा रहा आपका, और ये कैसे मैनेज कर पाते हो या फिर कहें कि एक बैलेंस कर पाते हैं अपने अध्यात्म को अपने साथ साथ अपने निजी जीवन के साथ? थोड़ा सा आता है हर जगह के ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी चीज़ आप करते हो, क्योंकि जब हम किसी परंपरा से बंधे हुए हैं, हम सालों से वही चीज़ कर रहे हैं, घर वाले भी वही सालों से वो चीज़ देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आता है। घर वाले भी कहते हैं ये क्या तू कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना बड़ा चेंजेस नहीं आता। लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे वो खुद देखते हैं कि ये जो अब कर रहे हैं घर में आके, ये ओशो के कारण कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, उसके कारण बल्कि मेरी और प्रोडक्टिविटी कहीं बढ़ रही है। क्योंकि मैं उसके बाद में मेरे को लगता है कि मैं काम अच्छे से कर पा रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं घर वालों का ध्यान अच्छे से कर पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं समाज में कुछ अच्छे तरीके से, जैसे कह सकते हैं, मैं अच्छे तरीके से जी पा रहा हूँ, एक प्रॉपर तरीके से मैं जी पा रहा हूँ। और अगर मैं तो कहता हूँ अगर हमारी लाइफ में, मेरे जीवन में ओशो ना हो, ये ऐसे ही होगा जैसे कि किसी व्यक्ति की सर से, मतलब कि बॉडी से गर्दन उड़ा दो, तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। ऐसे मैं कहता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, अगर मैं ओशो को अपनी लाइफ में से निकाल दूँ तो समझ लो कि हम तो उसी टाइम पे गिर गए, बिना धड़ के व्यक्ति हैं, फिर कुछ नहीं, वो हमारा सारा है। ओशो के पूरे जीवन का एक ही सार था, आनंद। उन्होंने सिर्फ इसी एक शब्द को सभी लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया। तो आपके शब्दों में जीवन में आनंद का क्या मतलब है, क्या महत्व है? आज हमारे लिए जो भी कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारे लिए कसौटी है ओशो। मतलब कि जैसे सोने को परखने के लिए हम करते हैं कसौटी पे, जिसको वर्ड होता है कसौटी, कि उसमें परखता ये सोना है या नहीं है। आज हम जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो हम ओशो के मार्ग पे देखते हैं, ओशो ने क्या कहा था, ओशो ने ये कहा था, तो हम उसी तरीके से चलते हैं। अब आपने कह दिया कि ओशो ने कहा आनंद, हमें तब जाके मालूम चला आनंद का मतलब क्या होता है। हमें तो आनंद का मतलब भी नहीं मालूम था। लोग बाग कहते हैं सुख आनंद नहीं है, दुख तो दुख मंदा मानता ही है। जो व्यक्ति सुख और दुख के ऊपर उठ गया, उसको ओशो ने हमारे को बताया कि आनंद वो है। जब तुम्हें ना तो सुख प्रतीत हो रहा है ना तुम्हें दुख प्रतीत हो रहा है, तब तुम एक अवस्था में होगे जिसे कहते हैं आनंद। ये हमें ओशो ने बताया। तो मैं तो कहता हूँ हमारे लिए वही कसौटी हुई। मैं तो ये भी कहूँगा कि ओशो ने एक जगह पे बोला भी, आनंद हमारी जाति, उत्सव हमारा गोत्र है। और उन्होंने ये भी बोला, हसीबा खेलीबा करीबा ध्याना। तो ये सब ओशो के कारण ही तुम्हें मालूम चला कि हंसते खेलते हुए ध्यान करो, और आनंद तुम्हारी जाति है, उत्सव तुम्हारा गोत्र है। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी स्वामी जी आपसे, क्योंकि अभी जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ शायद आपको थोड़ा वो बुरा हो लगे, या हो सकता है थोड़ा आप आहत हो जाओ, लेकिन ये पूछना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ओशो का जो जीवन है बहुत विवादास्पद रहा है, बहुत ही विवादों से घिरे रहे हैं वो क्योंकि जिस तरीके की बातें जो उन्होंने अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, जो लोगों को समझाने की कोशिश की, शायद उस वक्त लोग नहीं समझ पाए, और कहीं ना कहीं आज वो धीरे धीरे हमारी जीवन शैली में शामिल हो रही है। लेकिन आपने ओशो से उस वक्त जुड़ाव किया जब शायद ओशो को बहुत कम लोग जानते थे, या बहुत जब उनके कहते हैं खिलाफ बातें चल रही थी, तो उस वक्त आपके परिवार का क्या कहते हैं एक रिएक्शन रहा कि कैसे उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया एक ऐसे आध्यात्म गुरु के साथ जिनका नाम काफी विवादों में रहा है? अनामिका जी, इस जगह पे मैं आपको बताऊं कि मैं तो 2011 में मैंने संन्यास लिया है। 2011 में ओशो बॉडी में नहीं थे, लेकिन मैं आज भी उन लोगों को नतमस्तक होता हूँ जो ओशो में बॉडी में थे, और उन्होंने जिन्होंने ओशो से संन्यास लिया, मैं उनके लिए नतमस्तक होता हूँ कि कितना विरोध उन्होंने सहन करा, हमने नहीं करा। हमें तो बड़ा कॉपरेशन मिल रहा है, क्योंकि आज ऐसा कोई देश का नहीं है कि जहाँ पे ओशो को नहीं जाना जाता। आज ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे ओशो के आश्रम नहीं है। आज ऐसी लगभग अगर हम चल ले 5 से 10 किलोमीटर के बीच में कोई ना कोई छोटा ओशो का ध्यान केंद्र मिल जाता है। किताबें मिल जाती हैं, कैसे मिल जाती है, यूट्यूब पे हमारे को वीडियो मिल जाती है, ऑडियो मिल जाती हैं, समझने के लिए लोगों के पास में टाइम है। उन लोगों ने उस टाइम के ऊपर जो पढ़ा, मैं हैरान होता हूँ। असली तो उन्हीं की है कि उन्होंने कहीं ओशो को साथ में जुड़े, आज उनके कारण हम ओशो से जुड़ पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है स्वामी जी से बात करते हुए। स्वामी जी, थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि
अभी लग रहा काफ़ी आप भावपूर्ण हैं, थोड़ा सा आपको समय देना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ओशो जो है हमेशा आनंद को महत्व देते थे। उनका हमेशा एक संदेश रहा है हम सभी युवाओं के लिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए, कि आप आनंद से अपना जीवन जिएं, जो कि आज के समय में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है। हम अपनी परेशानियों में, अपनी लड़ाइयों में, अपनी कहते हैं व्यर्थ की चिंता में इतना अपने आप को उलझा चुके हैं कि हम जीवन का मतलब ही भूल चुके हैं कि जीवन का एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है। तो स्वामी जी, थोड़ा सा इस पे और आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहेंगे कि कैसे मतलब ओशो जो है उनके विचारों को आप अपने जीवन में रख रहे हो। क्या कभी आपने अपने परिवार में किसी और व्यक्ति को भी इनकी तरफ कहते हैं कि मोटिवेट किया कि आप भी जुड़े ओशो से? तो बताइए कुछ। देखो अनामिका जी, मैंने जैसे कहा 2011 में मैंने संन्यास लिया, तो धीरे धीरे करते करते, क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा हूँ, मेरी वाइफ और मेरा एक बेटा, जब मैं सुबह के टाइम में ध्यान करता था और मैं ध्यान करने से पहले के बाद में मैं सुनता था, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो उनके भी, मेरी मिसेस के कानों में भी पड़ने लग गई। तो कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे को ध्यान में कुछ झपकी लग गई या कुछ हो गया, हम नहीं सुन पाए वो बात उनके कानों तक चली गई, और वो कानों में धीरे धीरे जाके ना ओशो ने अपना काम कर दिया, मेरे बिना कुछ कहे। उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी संन्यास लूँगी, और उन्होंने संन्यास लिया। मेरे साथ में वो आश्रम, टाडालू वाला आश्रम में गई, वहाँ पे माँ प्रेमा से उन्होंने आश्रम लिया, संन्यास लिया उन्होंने। और उस दिन तो पता नहीं क्या भाव था। मेरा बेटा मेरे को कहता है उस टाइम पे, माया मेरे को लग रहा है आज अगर 20 साल का है तो 5 साल पहले 14-15 साल का ही था, तो उस टाइम मेरे को कहता पापा मैं भी संन्यास ले लेता हूँ। मैं कहा बेटा अभी थोड़ा सा और समझ ले, और पढ़ लियो और आगे पढ़ जा, फिर ले लियो, कोई बात नहीं, अब अगर माहौल वो बन रहा है तो, लेकिन इतना जल्दी मत कर। तो मेरी वाइफ ने संन्यास ले लिया, और मेरा बेटा धीरे धीरे समझ रहा है, जब उसका मन करेगा तो संन्यास ले लेगा। अब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओशो को लेके, वो लेके मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी आपसे सुनकर। सबसे बड़ी बात ये है कि कहते हैं कि जो व्यक्ति होती है उसकी, लोग कहते हैं मूल्य या कहें या उसका महत्व उनके जाने के बाद ही समझते हैं। शायद ओशो के साथ भी यही हुआ, उनके जीवन काल में रहते हुए उनको लोग इतना नहीं समझ पाए जितना लोग आज के समय में उनको समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनकी कही हुई बातों को अपनी जीवन शैली में ला रहे हैं। तो मैं आपसे बस एक संदेश चाहूँगी उन लोगों के लिए जो एक ओशो प्रेमी हैं, जो कहीं ना कहीं से ओशो से जुड़े हुए हैं या ओशो को अपने करीब पाते हैं। देखो अब तो धीरे धीरे करते करते लोग बाग जुड़ रहे हैं, एक विस्फोट हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर कहता हूँ कि अगर ओशो जब थे अपनी बॉडी में थे, 1990 तक रहे, ओशो ने जो भी कुछ कहा, ओशो का उस टाइम पे बहुत विरोध भी होता था। क्योंकि मैं इस जगह पे एक ही बात कहूँगा, होता क्या है कि हमेशा जो जितने भी बुद्ध पुरुष होते हैं वो समय से पहले हम कहते हैं वो आ जाते हैं। मेरे ख्याल से वो लगभग समय से 300 वर्ष पहले ही आ गए। जो उनकी बातें हैं वो उस टाइम के लोग ना तो समझ पाए, तभी उनका विरोध भी हुआ। अब वो धीरे धीरे करते करते माहौल बदल रहा है, धीरे धीरे करते करते लोग बहुत समझ रहे हैं। अगर हम कहें कि 30 साल तो लगभग हो ही गए, 30-32 साल हो गए। अब जैसे जैसे रूप बदल रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में एक माहौल ये बदलेगा, लोग बाग ये स्वीकारेंगे, एक शब्द भी बोलने लग जाएंगे जिसको हम बोल सकते हैं, हम सदी को ऐसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC और AC, ठीक है, बिफोर ओशो और आफ्टर ओशो, ये भी कहे जाने लगेगा। मैं पहले से ही बात कर देता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम यहाँ शामिल होने के लिए। दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे और हमारे जो स्वामी जी हैं उनकी बातों से परिचित हुए। हम आगे भी आपके सामने ऐसे ही ओशो स्वामी जो हैं, जो उनके ओशो भक्त हैं, उनसे आपको मिलवाते रहेंगे और ओशो के जो पद चिन्ह हैं उनके बारे में बताएंगे, उनसे जुड़े विचारों के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे।